हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल में जो है आपका ऑलरेडी क्लास क्या हो चुका है कि प्राचीन बिहार का इतिहास खत्म हो चुका है। आज जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन बिहार का इतिहास का एक क्लास हो चुका है, आज जो है दूसरा क्लास करेंगे और आज जो है मध्यकालीन बिहार का इतिहास खत्म भी हो जाएगा। और कल से जो है हम लोग क्या कर लेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है शुरू कर लेंगे, जहाँ से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही सवाल बनता है। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो लास्ट में जो मुगल काल बचा हुआ है और सिख धर्म बचा हुआ है मध्यकालीन बिहार के इतिहास में, वो हम लोग देख लेते हैं बिहार स्पेशल में। और आज हम लोग क्या करेंगे कि मध्यकालीन बिहार का इतिहास खत्म कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए आज जो है हम लोग क्या करते हैं कि ये खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार फिर से कि मध्यकालीन बिहार के इतिहास में टॉपिक क्या क्या है पढ़ना। तो आपका पढ़ना है तुर्क शासन में बिहार पढ़ना है, स्थानीय शासन जो कर्नाट वंश है जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो हम लोग देख चुके हैं, सल्तनत काल में बिहार को देखना है, मुगल काल में बिहार को देखना है और अफगान शासन में बिहार को देखना है और सिख धर्म को देखना है। ठीक है, इतना चैप्टर क्या है कि हम लोग को पढ़ना है मध्यकालीन बिहार के इतिहास में, जिसमें हम लोग तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय शासन, सल्तनत काल और अफगान शासन में बिहार इतना देख चुके हैं। हम लोग का जो बचा हुआ है मुगल काल में बिहार बचा हुआ है, सिख धर्म बचा हुआ है। ये दोनों से सवाल बहुत ज्यादा आता है और क्या करिएगा कि देख लीजिएगा अच्छा से, छोटा सा वीडियो होगा और अपना क्वेश्चन भी सारा इतना से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मुगल काल में बिहार की स्थिति क्या था। तो मुगल काल में बिहार देखते हैं तो क्या है कि शेरशाह की मृत्यु जब हुआ था, कब हुआ था, तो 1545 ईस्वी में हुआ था। हम लोग जानते हैं शेरशाह की जब मृत्यु हुआ तो उसके कुछ वर्षों के बाद सूर्यवंश का सत्ता तो बना रहा, लेकिन क्या हुआ कि 1555 से 1556 ईस्वी में मुगल राज का पुनः क्या हो गया, यहाँ पर स्थापना हो गया। ये बात आपको ध्यान में देना है। ठीक है, दिल्ली में क्या हुआ कि मुगल राज का पुनः स्थापना हुआ और उस समय क्या था कि बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राजा का क्या हुआ था कि अफगान राज का यहाँ पे गठन हुआ था बिहार में। ठीक है, ताज खां करारानी अकबर के प्रति सम्मान के प्रति नीति तो अपनाता था, लेकिन उसका जो बेटा था ना दाऊद खां कराकानी, इसका विरोध करता था, किसका, अकबर का। जिस कारण से क्या हुआ कि अकबर गुस्सा हो गया और अकबर ने खुद दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया था बिहार पर। और एक कब किया था, तो 1576 ईस्वी में किया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, उसने पटना को जीता। कौन जीता, तो अकबर पटना को जीता और दाऊद खां जो था पटना छोड़कर क्या हो गया था कि भाग गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और दाऊद खां को ही क्या माना जाता है कि बिहार का अंतिम अफगान शासक भी माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसे अफगान का अंतिम शासक बिहार का माना जाता है, तो दाऊद खां को। ठीक है, और ये पूछते रहता है बार बार कि पटना पर आक्रमण कब किया था अकबर, तो 1576 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, 1580 ईस्वी में क्या हुआ कि बिहार को मुगलों के द्वारा क्या बोला गया कि ये अपना प्रांत है, मतलब मुगलों के द्वारा घोषणा किया गया बिहार को कि 1580 ईस्वी में कि ये अपना प्रांत है। लेकिन आक्रमण पूछे तो 1576 बताना है, लेकिन बिहार को अपने प्रांत में मुगल कब जोड़ा था, तो 1580 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना है। और अकबर द्वारा क्या हुआ कि मुनीब खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया, ये भी बात को ध्यान में रखना है। ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि अकबर के द्वारा जब बिहार को जीता था 1580 में तो किसको गवर्नर बनाया था, तो मुनीब खां को क्या बनाया था कि बिहार का गवर्नर बनाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अकबर के समय में राजा मानसिंह जो था बिहार के प्रांतपति था और ये जो है 1557 ईस्वी से लेके 1594 ईस्वी तक ये बना रहा राजा मानसिंह। और मानसिंह के समय क्या था कि मुगल साम्राज्य जो था बिहार में बहुत ज्यादा काफी चरम उत्कर्ष पे था, मतलब कि बहुत ज्यादा बिहार में मजबूत था। और मानसिंह जो था अपना जो राजधानी बनाया था बिहार का, कहां पे बनाया था, तो रोहतास में बनाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि जहांगीर के समय में क्या हुआ था कि छोटा नागपुर क्षेत्र को भी ये जहांगीर जो था अपने अधिकार में ले लिया था। और जहांगीर एक क्यों अपने अधिकार में लिया था, क्योंकि यहाँ से मुगलों को क्या मिलता था, तो हीरा और सोना प्राप्त होता था। इसलिए क्या किया था कि जहांगीर इसको अपना कब्जा में भी ले लिया था। जहां पे फायदा होता था तो ये सब क्या करते रहता था, जीतते रहता था। हम लोग जानते हैं जहांगीर ने क्या किया था कि 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। और इसके बाद क्या हुआ ना कि ये जो प्रांतपति का पद था वो सिर्फ और सिर्फ कौन बनेगा, तो राजा का बेटा ही बनेगा, मतलब कि राजकुमार को ही दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। औरंगजेब ने क्या किया कि अपने प्रिय पुत्र जो पौत्र था
पोता था उसको राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति मतलब कि सूबेदार बनाया। ये बात हम लोग ऊपर ही देख ले गए थे कि जहांगीर ने क्या घोषणा कर दिया था कि अब जो प्रांतपति सिर्फ बनेगा, कौन बनेगा, तो राजा का बेटा मतलब कि राजकुमार ही बनेगा। तो औरंगजेब अपना पौत्र को मतलब पोता को बनाया राजकुमार अजीम का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कब बनाया था प्रांतपति सूबेदार, कब बनाया था, तो आपको याद रखना है 1702 ईस्वी में। अजीम ने क्या किया कि पटना का नाम बदल कर क्या कर दिया था, तो अजीमाबाद कर दिया था। और कुछ इसमें क्या किया था कि सौंदर्यीकरण मतलब कि इसको बनाया था छोटा मोटा चीज को। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखना, उसी को हम लोग सौंदर्यीकरण कहते हैं, जो मतलब कोई चीज का निर्माण कराता है ना उसको। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखना। जैसे कि आपका मान लिया जाए कि कोई घर है और उसको कलर ये सब करवाते हैं, तो वो आप घर का अपना क्या करवा रहे हैं, तो सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं। ठीक है, उसी तरीका से कुछ यहाँ पे पटना में कुछ बनाया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखियत जो था 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज अभिषेक कराया था। और वह पहला मुगल ऐसा सम्राट था जो राज अभिषेक बिहार में कराया था। ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि कौन ऐसा मुगल सम्राट पहला था जो बिहार में अपना राज अभिषेक करवाया था, तो आपको बताना है फर्रुखियत। और कब किया था, तो 1713 ईस्वी में किया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत जो राज अभिषेक हुआ था पटना में ही हुआ था, बिहार में ही हुआ था, लेकिन ये दूसरा था मुगल शासक। और ये कब हुआ था इसका, तो 1761 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ, तो 1707 ईस्वी में हो गया था। इसके बाद क्या हुआ कि बिहार में सत्ता क्या हो गया कि मुगलों का कमजोर होने लगा था। ये बात आपको ध्यान में रखना। और बिहार जो था धीरे धीरे बंगाल का भाग बन गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, मुर्शिद कुली खां जो था 1727 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सूबेदार रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ का जो सूबेदार बना है, जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का, कौन बना, तो सरफराज खां नवाब बना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ, अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध जो 1740 ईस्वी में हुआ था उसमें सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का क्या किया कि ये नवाब बन गया। कौन, तो अलीवर्दी खां। और उसके बाद क्या हुआ कि अलीवर्दी खां मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपया दिया और रुपया देकर क्या हुआ कि ये जो पद था नवाब का अस्थाई बना लिया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1756 ईस्वी में फिर क्या हुआ कि अलीवर्दी खां का मृत्यु हो गया। जब मृत्यु तक क्या हुआ था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा जो क्षेत्र था एक इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहा था, तो अलीवर्दी खां के ही प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं सिख धर्म से। सिख धर्म से भी कुछ क्वेश्चन बनते रहता है एक दो, तो इसको भी देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। तो सिख धर्म आज जो है हम लोग बिहार से रिलेट करके देख रहे हैं। ठीक है, तो सिख धर्म के अगर संस्थापक के बारे में पूछे तो कौन थे, तो गुरु नानक देव थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अभी के पाकिस्तान में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, उन्होंने बिहार में आए थे और बिहार में जब आए थे तो कहाँ कहाँ पे यात्रा किए थे, तो गया में किए थे, राजगीर में किए थे, पटना में, मुंगेर में, भागलपुर में आदि क्षेत्रों में क्या किए थे कि गुरु नानक यात्रा किए थे। और सिख के जो 9वें गुरु थे ना, श्री तेज बहादुर, वो भी कहाँ आए थे, तो बिहार आए थे और सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। और यहाँ पे अपना पत्नी को गुजरी देवी को छोड़ दिए थे। और छोड़ने के कारण इस था कि वो जो थे प्रेग्नेंट थे। ठीक है, वो जो थे क्या थे कि माँ बनने वाले थे। इसी कारण से इनको क्या किया कि यहाँ पर छोड़ दिए। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जन्म दिए, और जो जन्म दिए थे वो कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, जो हम लोग जानते हैं कि 10वें गुरु हुए सिख धर्म का और अंतिम गुरु भी हुए। ये भी बात आपको याद रखना। तो बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि पटना में जो जिनका जो जन्म हुआ है वो कितने नंबर के गुरु हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना कि 10वें गुरु हैं सिख का, और उनका नाम क्या है, तो गुरु गोविंद सिंह है। ये भी बात आपको याद रखना। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको याद रखना। हम लोग बार बार देखते हैं, पटना में रहते हैं तो कि 26 दिसंबर का मेला लगता है गुरुद्वारा में, और हम लोग जाते भी हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने सिख धर्म का। और 1699 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि खालसा पंथ की स्थापना की है। ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि किनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा क्या किया गया कि खालसा पंथ का स्थापना किया गया। और कब किया गया था, तो आपको याद रखना है 1699 ईस्वी। ठीक है, तख्त श्री हरिमंदिर
पटना साहिब जो सिख धर्म का क्या है कि एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, और इसका निर्माण जो कौन करवाए हैं, तो महाराजा रणजीत सिंह करवाए हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। ये पूछ सकता है कि जो पटना में गुरुद्वारा है उसका निर्माण कौन करवाए हैं, तो आपका महाराजा रणजीत सिंह करवाए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं गए हैं तो वहां पर जाइएगा, और बहुत सुंदर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यही है गुरुद्वारा। अभी तो और भी अच्छा से बन चुका है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो जय हिंद, जय भारत।